हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज हम जो है वो हिंदी के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एचपी जेबीटी टैट में जो क्वेश्चंस आप लोगों के 30 क्वेश्चंस हर पोर्शन से पूछे जाते हैं, तो उसके क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका एग्जाम हुआ था ये 15 नवंबर 2024 को जो है वो कंडक्ट कराया गया था। तो 2024 में नवंबर सेशन में जो भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे गए थे टैट जेबीटी 8 जो जेबीटी टैट है उसके रिगार्डिंग, तो उसके क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो वहां पे पूछा गया था। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा है जो अष्टछाप का कवि नहीं है। पहली ऑप्शन है आपके पास कृष्णदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है चित्तस्वामी और चौथा है मलूकदास। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है। ये आपके साहित्य और लिटरेचर वाला पोर्शन है, वहां से आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मलूकदास है। आपसे नहीं पूछा है कि अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। हमारे जो कृष्णदास हैं ये भी अष्टछाप के कवि हैं, सूरदास भी हैं और चित्तस्वामी भी है। ऑप्शन नंबर डी मलूकदास नहीं है। आप यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की जो है वो डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो, डिटेल आप लोगों को दी है। मलूकदास अष्टछाप के कवि नहीं है, बाकी जो भी है आपके पास यहाँ पर सूरदास, कृष्णदास और चित्तस्वामी ये अष्टछाप के कवि हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है, निर्मला को कहा जाता है, कृष्णा को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी काव्य में भक्ति और प्रेम भावना के लिए आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगर बोला जाए कि किसके लिए हम इन्हें जानते हैं, तो भक्ति और प्रेम के लिए जानते हैं हम इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है। तो जो सतसइयां होती हैं उनमें पूछा गया है कि कितनी है, 700 है, 710 है, 713 है, 230 है। तो बिहारी सतसई में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 713 जो है वो यहाँ पर दोहों की संख्या है। ठीक है, तो बिहारी की सतसई में कुल 713 दोहे हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ में ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को आर्य भाषा किसने कहा है। तो हिंदी भाषा को हम आर्य भाषा के रूप में भी जानते हैं, तो ये किसने कहा है, रामकृष्ण ने कहा है, राजा राममोहन राय ने कहा है, केशव चंद्र सेन ने कहा है, या दयानंद सरस्वती ने कहा है। तो हिंदी को आर्य भाषा पूछा जा रहा है, किसने कहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने हिंदी को जो है वो आर्य भाषा कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको आइडिया लग रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये कुछ पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किस कवि की हैं, ये आपसे पूछा गया है कि कौन कवि है जिन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, महादेवी वर्मा ने लिखी है, या महावीर प्रसाद ने लिखी है। तो ये किसकी जो है वो पंक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर डी बी मैथिली शरण गुप्त जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये पंक्तियां जो है वो मैथिली शरण गुप्त की हैं। ये जो सामाजिक और मानव जीवन पर कविताएं लिखते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक और मानव जीवन के ऊपर कौन कविताएं लिखते थे, तो आप बता सकते हैं मैथिली शरण गुप्त जी लिखते थे। और उनकी पंक्ति आपने यहाँ पर देखी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध और आंखों में पानी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है।
ठीक है, ये थोड़ा सा राइटिंग एरर है यहाँ पर। विश्व पूछा है, वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? सामी हामी है, काकेशी है, भारोपीय है या द्रविड़ है? अगर हम बात कर रहे हैं पूरे भाषा परिवार की, तो हमारे पास जो विश्व की बात करें तो हमारे पास जो है वो 12 भाषा परिवार है, ठीक है, और भारत में 4 भाषा परिवार है। तो सबसे बड़ा पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी, भारोपीय भाषा परिवार जो है वो सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाषा विज्ञान के अनुसार भारोपीय भाषा परिवार, जिसे इंडो यूरोपियन कहा जाता है, भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और हमारी जो हिंदी और इंग्लिश भाषा है वो भी इसी के अंदर आती है, भारोपीय भाषा परिवार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिंदी शब्द किस भाषा का है? अरबी भाषा का है, फारसी भाषा का है, चीनी भाषा का है, तुर्की भाषा का है? तो देखो, हम क्या कहते हैं कि हिंदी हमारी क्या है? भाषा है, इस तरीके से जानते हैं ना। तो लेकिन जो हिंदी शब्द है वो भी किसी ना किसी भाषा का है, और बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा कि ये कौन सी भाषा का है। तो हिंदी जो है हमारी फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसका यहाँ पर मीनिंग भी बताया हुआ है। हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया है, जिसका अर्थ है आपके पास हिंद की भाषा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके पास जो है वो टेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। हमेशा ग्रामर बेस पे नहीं चलिए, थोड़ा सा लिटरेचर भी आपको पता होना चाहिए, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सारी चीजों को कोर्स के अंदर पढ़ना चाहते हो, डिटेल वे में आप सारी चीजों को पढ़ना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर यहाँ पर एक नंबर दे रही हूँ 7018186561। इस नंबर पर दोस्तों आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट लाइव क्लासेस को परचेज करना चाहता है, लाइव क्लासेस अगर आप नहीं देख पाते हो, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो लाइव पे करवाया जाता है उनको अगर आप मिस कर जाते हो तो वही चीज आपको रिकॉर्डेड में भी मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिलेंगे, साथ में आप लोगों को जो है वो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। टीचर्स आप लोगों को हर टाइम जो है वो गाइड करने के लिए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस नंबर के थ्रू आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, आप लोगों के सामने नंबर है, यहाँ पे कॉल व्हाट्सएप कर लीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को जो है वो एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और इस कंप्लीट कोर्स की फीस जो है आप लोगों के पास 3000 रुपीज जो है वो रहने वाली है। वन टाइम फीस है, बार बार पे करने का कोई झंझट नहीं है। तो आप यहाँ से इस नंबर पर कॉल करके सारी जो भी आपके डाउट है उनको क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे अब थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन पूछा गया है। हिंदी व्याकरण के कितने अंग हैं? ये जो है वो 2-3 बार जो है आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके जो हिंदी व्याकरण है इसके कितने अंग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी व्याकरण के जो है वो हमारे 4 जो है वो भेद हैं। कौन से हैं 4? हिंदी व्याकरण के मुख्य 4 भेद, एक है संधि, समास, शब्द और वाक्य। हिंदी व्याकरण के 4 अंग आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वर्णों में से आगत वर्ण कौन सा है? आगत वर्ण पूछा है, क है, ख है, ज है, फ है। कौन सा यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा? बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर इसको जो है वो गलत कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर लगा हुआ होता क के नीचे नुक्ता, अगर लगा हुआ होता ख के नीचे नुक्ता, अगर लगा होता ज के नीचे नुक्ता, तो इसको ज, क, ख इस तरीके से हम पढ़ते, ठीक है। तो ये इनमें से भी कोई ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन इनके साथ में नहीं है। क, ख, ज और फ ये हमारी आगत वर्ण है, लेकिन इनके साथ में नुक्ता होना जरूरी है। अगर सारी की सारी ऑप्शंस होती और नुक्ता किसी में भी नहीं होती तो आप इनमें से कोई लगा सकते थे आइडिया लगाकर जो आपको लगता, लेकिन नुक्ता वाला सिर्फ एक है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, यही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आगत वर्ण वे हैं जो संस्कृत में मूल नहीं है और हिंदी में बाद में आए हैं। फ जो है वो इसका एक उदाहरण है, बाकी भी मैंने आप लोगों को आगत वर्ण यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक स्वर कौन सा नहीं है? तो अनुनासिक कौन सा होता है जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लगती है,
या फिर जिसका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है उसको कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, इसमें भी बिंदी है, इसमें भी बिंदी है, इसमें भी बिंदी है, इसमें नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ओ स्वर जो है वो सामान्य स्वर है, जबकि जो बाकी बचे वो सारे क्या हैं हमारे पास, अनुनासिक स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड़ वर्ण दिया हुआ है, ट ठ ड ढ न, इस तरीके से होता है ना। तो यहां पर जो है आपके पास क्या दिया हुआ है, ड़ दिया हुआ है, तो ये कौन सा है, ट ठ ड ढ, ड डमरू वो होता है ना, तो इसके नीचे ड़ लिखा हुआ है, ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, कंठ्य है, मूर्धन्य है या ओष्ठ है। ये चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने जो है यहां पर दी हुई है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर ये थोड़ा सा राइटिंग एरर भी रहते हैं आपके पास कई बार, तो देखो अगर हम यहां की बात करते ट ठ ड ढ, अगर इनकी बात करते तो इनका सबका उच्चारण स्थान क्या हो जाना था हमारे पास, मूर्धा या मूर्धन्य हो जाना था। ये जो ड़ है, ये जो ड़ और ढ होता है, इसे हम जो है वो क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, यानी कि इसमें दो गुण हैं, एक इनका और एक अपने साथ में ये जो बिंदी लगी हुई है ये, तो ये तो द्विगुण व्यंजन है, इसका कोई उच्चारण स्थान नहीं है, ये राइटिंग एरर है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये अंगाव पूछा गया था, ये बिंदी गलती से नीचे लगी थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंठ्य इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। नासिका आप यहाँ पे देख रहे हो, नासिका कहीं पर नहीं दी है, जो पंचमाक्षर होते हैं वो नासिक के होते हैं वैसे, लेकिन नासिका नहीं है, इसीलिए हम क वर्ग जो है हमारा कंठे के अंदर आता है, इसीलिए इसका हमने जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे वर्तनी पूछा है कि सही वर्तनी छांटिए। तो मिष्टान होता है, मिष्ठान होता है, बड़ी ई की मात्रा, या मिष्ठान होता है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो मिष्टान तो नहीं होता है, मिष्ठान होता है, लेकिन मात्रा कौन सी होती है यहाँ पे, मिष्ठान, बड़ी ई की मात्रा लगी है, ये करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी मिष्ठान करेक्ट होगा, छोटी मात्रा जो है यहाँ पर लगती है। ठीक है, मिष्ठान शब्द का सही लेखन यही है, यह संस्कृत मूल यानी कि मिष्ट जमा आन से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इस शब्द का उच्चारण करना है, यानी कि संधि विच्छेद करना है, तो जहां पर भी आपको डबल व्यंजन दिख जाते हैं तो वो आते हैं हमारे त संबंधी नियम में। जहां पर भी आपको दिख रहा है डबल व्यंजन, जैसे उल्लास है, सज्जन है, सभी में लगा हुआ है आपके पास डबल व्यंजन, तो पहले वाले का त में चेंज कर देंगे, आधा है तो आधा बना देंगे, बाकी सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, हलंत लगेगा क्योंकि आधा है ना यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी बिना देखे ही करेक्ट कर लेंगे। उत्जमाचारण, ये भी वैसे का वैसा रहा, ये वैसा रहा, इस च का जो है वो त बन गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उत्जमाचारण, उत का अर्थ होता है ऊपर और चारण का अर्थ होता है चलना। ठीक है, तो संधि नियम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको इसका संधि विच्छेद करना है। नेक्स्ट है आपके पास आदमी शब्द है। तो आदमी कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेशी शब्द है या देशज शब्द है। तो देखो जो तत्सम शब्द है वो होते हैं जो हमारे संस्कृत के शब्द है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो तद्भव हैं, जो हमारे हिंदी के शब्द हैं, उन्हें हम तद्भव कहेंगे। और जो विदेशज हैं, यानी कि जो विदेशी भाषा से आए हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, जापानी, रूसी, फ्रांसीसी, वो वाले। देशज है जो देसी हैं, यानी कि लोकल हैं, जो यहीं पर उत्पन्न हुए हैं, लोकल लैंग्वेज के उस पे जैसे हम कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आदमी कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी विदेशी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें भी बात करें कि विदेशी में कौन सा है, तो ये एक अरबी भाषा का शब्द है, इसीलिए यह एक विदेशी शब्द है। आदमी, औरत दोनों हमारे पास जो है वो अरबी भाषा के शब्द हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा जो है वो सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। ऑप्शंस है आपके पास, रुचिर है, चारू है, मंजू है, अच्छा है। तो ये तो देख के ही हमें आंसर लग जा रहा है, बट फिर भी देख लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मुझे इस चीज में रुचि है, यानी कि इंटरेस्ट है, या ये बहुत ही रुचिर है। एक रुचि अलग चीज है, इंटरेस्ट रुचिर मतलब बहुत ही रुचिर चीज है ये, यानी कि सुंदर चीज है। चारू ये भी सुंदर होता है, मंजू ये भी सुंदर होता है। अच्छा क्या हुआ, नॉर्मल की ये ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नहीं पूछा है कि कौन सा जो है वो नहीं है, तो अच्छा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदर का अर्थ होता है आपके पास रूप, आकर्षण, सुंदरता, और अच्छा केवल जो है वो गुणवत्ता को दर्शाता है, इसीलिए ये यहां पर जो है वो पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश शब्द पूछा गया है। स्वदेश शब्द का विलोम आपको बताना है। स्वदेश का क्या होगा, परदेश होगा, अपना देश होगा, वतन होगा, इनमें से कोई नहीं। उल्टा पूछा है, तो स्वदेश होता है अपना देश, है ना। आपसे विलोम पूछा है उल्टा, तो क्या होगा, परदेश। पर मतलब पराया या दूसरा देश। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने बताया कि स्वदेश होता है अपना देश और परदेश होता है अन्य देश या दूसरों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, झगड़ालू शब्द में प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, जो कि लास्ट में लगता है। तो झगड़ालू में लू प्रत्यय है, आलू प्रत्यय है, ईआलू प्रत्यय है, इनमें से कोई नहीं। तो मूल शब्द को अलग कर दो, क्या बचा यहाँ पे, झगड़ा हो गया मूल शब्द। झगड़ा के साथ में साउंड क्या बच गया, किस स्वर का साउंड है, आ का, साथ में क्या बच गया, लू, तो क्या हो गया, आलू प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो झगड़ालू क्या है हमारे पास, आलू प्रत्यय होगा। झगड़ा जमा आलू, जहां आलू प्रत्यय है जो विशेषण बनाने के लिए जुड़ा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2-4 शब्द में कौन सा समास है। 2 और 4 इस तरीके से बोला है। 2 और 4 की जब बात करें तो कौन सा होगा, द्विगु समास होगा या आपके पास द्वंद्व समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इस चीज को ना अगर आप मतलब एक नॉर्मल देखो तो बोला जाता है कि जो संख्या होती है ना, तो संख्या वाला कौन सा होता है, द्विगु समास होता है और बहुब्रीहि। लेकिन जो बहुब्रीहि होता है वो किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, और जो द्विगु है वो किसी की तरफ संकेत नहीं करता है, वो संख्या तक सीमित रहता है। यहां पर भी तो संख्या है 2 और 4, लेकिन यहाँ पे समाहार नहीं बन रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार कहते हैं हम, तो वो समाहार समूह बनाता है, उनके साथ में ऐसे शब्दों का चयन होता है। लेकिन 2-4 में 2 चारों का समाहार तो नहीं बोलेंगे। तो 2-4 का मतलब है 2 और 4। जहां पे और लगता है, अथवा लगता है, वो कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2-4 दोनों संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि यह एक द्वंद्व समास है। नेक्स्ट में पूछा है, निम्न में से युग्म शब्द नहीं है, कौन सा। मतलब एक युग्म होता है जो, जैसे बोलते हैं ना राजमा चावल कड़ी, या राजमा कड़ी, इस तरीके से राजमा चावल, 2 चीजों का पेयर बन रहा है ना, तो वैसा पेयर होना चाहिए जो साथ में हम इस्तेमाल करते हैं शब्दों का, उसे युग्म शब्द कहते हैं। तो जैसे कागज और पत्र है, बोलते हैं ना कागज पत्र लाओ, सेम सेम लग रहा है। बाल बच्चे, तुम्हारे बाल बच्चे कैसे हैं, सेम लग रहा है। जो कोई आया है, इस तरीके से। कलम हाथ, तो इनमें से कौन सा युग्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, कलम हाथ नहीं है। बाकी आपके सारे हैं, कागज पत्र, बाल बच्चे, जो कोई, सारे पेयर में यूज होते हैं, यही नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो युग्म शब्द 2 समान या संबंधित वस्तुओं या व्यक्तियों का संयोजन होता है। कलम हाथ में यह संबंध नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आजकल मोहन के घर नहीं जाता, इस वाक्य में कोशीय शब्द है। अब देखो बहुत से स्टूडेंट जो है इस चीज को गलत कर देंगे, क्योंकि उनको कोशीय का पता नहीं होगा कि कोशीय क्या होता है। तो कोशीय का मतलब होता है क्रिया, तो इसमें क्रिया कौन सी है, जाता हमारे पास जो है क्रिया है,
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। कोशीय शब्द का अर्थ क्या है हमारे पास? ये वो शब्द है जो क्रिया को दर्शाता है और यहां जाना क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कौन सा है जो स्त्रीलिंग नहीं है? गंगा स्त्रीलिंग है, यमुना स्त्रीलिंग है, ब्रह्मपुत्र स्त्रीलिंग है या नर्मदा स्त्रीलिंग है? कौन सा इसमें स्त्रीलिंग नहीं है? तो नर्मदा भी है, यमुना भी है, गंगा भी है, सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये 3 नदियां हैं, इनको नद बोला जाता है। ये हमारी जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग के अंदर आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का बहुवचन होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी रिपीट अलग अलग एग्जाम में। तो कवि का बहुवचन कवि ही होता है, इसका कोई और जो है वो बहुवचन नहीं होगा, कवियों नहीं होगा, यहां पर कवि का कवि ही रहेगा। और ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दी हुई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बहुवचन कवि का कवि ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से अविकारी शब्द छांटिए। अब अविकारी का मतलब क्या है? अविकारी को जो है वो अव्यय भी कहा जाता है, जिसमें लिंग वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय या अविकारी शब्द कहेंगे। तो जैसे मैं हो गया, तू हो गया, यह हो गया, आप हो गया, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा जो है वो अविकारी सर्वनाम है। सर्वनाम के बारे में पूछा है कि इनमें से अविकारी सर्वनाम कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अविकारी सर्वनाम होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। आप अविकारी सर्वनाम है क्योंकि इसका रूप जो है लिंग कारक के अनुसार नहीं बदलता है। बाकी सभी का हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका चेंज नहीं हो सकता है। जैसे मैं है तो मैं का जो है वो हम बन सकता है, तू का तुम बन सकता है, लेकिन आप का चेंज नहीं करेंगे हम उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पानी ठंडा है। इस वाक्य में ये जो ठंडा है वो शब्द कौन सा है? विशेषण है, विशेष्य है, विधेय विशेषण है या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विधेय विशेषण हो जाएगा। विशेषण तो है ही, वह पानी ठंडा है। कैसा है पानी? ठंडा है, विशेषता बता रहा है। तो कैसा है? अगर आपके पास विधेय नहीं दिया होता ऑप्शन में तो आप विशेषण कर सकते थे। अब ये विधेय विशेषण के बारे में बोला गया है कि ये क्या है? विधेय विशेषण है। तो ठंडा पानी का गुण बताता है और यह विधेय विशेषण है क्योंकि यह किसी क्रिया अवस्था के आधार पर विशेषता बताता है। उसकी अवस्था को बता रहा है, वो ठंडा है, अवस्था को बताने वाला जो है वो विधेय विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अकर्मक क्रिया शब्द है। अकर्मक होता है जिसमें कर्म नहीं होता है, बिना कर्म की होती है। तो उठना, उठाना, उठवाना या इनमें से कोई नहीं। अकर्मक क्रिया शब्द जो है इनमें से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उठना से उठाना जब बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और जब उसमें जो है वो वाना लग जाता है तो इसे जो है वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। अगर आपसे उठवाना पूछा जाता तो इस तरीके से आप करते। तो अकर्मक क्रिया क्या है? हमारा उठना है। आप यहाँ पर इसकी डिटेल देख सकते हो कि अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया है जो अपने विषय पर कार्य नहीं करती। उठना स्वयं क्रिया है, जबकि उठाना, उठवाना ये जो है हमारे पास उठना, उठवाना ये कर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, आप या फिर आपसे कर्मक तरीके से नहीं, आपसे प्रेरणार्थक पूछा जाता है तो आप प्रेरणार्थक के अकॉर्डिंग ये हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो ये ध्यान रखना कि अर्थ के आधार पर जो मुख्य हैं वो हमारे 4 हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक आता है समानार्थी, जिसे पर्यायवाची भी कहा जाता है। एक आता है विपरीतार्थी, जिसे विलोम शब्द कहा जाता है। एक है बहुवचनार्थक, जिसमें बहुवचन बोला जाता है। एक है विशेषार्थक। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण ध्वनि है?
अल्प प्राण और महाप्राण जो है, मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुकी हूं कि अल्प प्राण और महाप्राण दो ध्वनियां हैं हमारे पास। तो अगर हम अल्प प्राण की बात करें तो जो 1, 3 और 5, जो हमारे पास 5 वर्ग हैं, कचट तप, हर एक वर्ग की जो है वो पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। उसके अलावा जो हमारा य, र, ल और व है, ये भी हमारे अल्प प्राण के अंदर आते हैं। तो देखो ये जो ल है ये हमारा यहाँ पर आ चुका है अल्प प्राण के अंदर। ख जो है दूसरे नंबर पर है, ट के बाद ठ आता है, ये भी दूसरे नंबर पर है। ह हमारा जो है वो महाप्राण है और ये भी महाप्राण है। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना जिसको बोलने में कम समय लगता है उसे भी हम अल्प प्राण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अघोष ध्वनि नहीं है। तो अघोष का मतलब होता है जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उसे हम अघोष ध्वनियां कहेंगे। और जो हमारा पहले और दूसरे नंबर पर आएगा और जो हमारे सारे ऊष्म व्यंजन के स हैं वो हमारे अघोष के अंदर आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। वहीं पर अगर हम सघोष की बात करें या हम घोष ध्वनियों के बारे में बात करें तो इसमें जो है, जो आपका तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर और य, र, ल और व है, ये आएंगे आपके सघोष या घोष के अंदर। तो ये देख रहे हो आप पहले नंबर पर है, ये जो स लगा हुआ है ये हमारा जो है वो अघोष ध्वनि के अंदर आता है। फ जो है प, फ लगा हुआ है दूसरे नंबर पर है, ये व लगा हुआ है आपका, तो ये भी हमारा जो है वो किस में है, सघोष के अंदर है। ठीक है, आपसे पूछा है कि अघोष ध्वनि नहीं है, तो अघोष ध्वनि के अंदर दूसरे नंबर पर है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, और उसके अलावा आपसे जो स बोला हुआ है अघोष ध्वनि नहीं है पूछा है, तो जो आपका स है वो भी नहीं होगा क्योंकि अघोष ध्वनि है, ये भी अघोष ध्वनि नहीं पूछा है। तो कौन सी है, जो आपका तीसरा, चौथा और पांचवें नंबर पर होगा या य, र, ल, व होगा, वो होगा अघोष ध्वनि, वो नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे, ये जो आपका स लगा हुआ है ये भी आपका जो है वो अघोष ध्वनि है, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका जो है पहले और दूसरा लिखा हुआ है, क पहले नंबर पर है और ये दूसरे नंबर पर है। जो आपका व है, आपसे पूछा है ना, हाँ ये करेक्ट होगा, ये नहीं मैंने देखा यहाँ पे, प, फ, य, र, ल, व जो है ना ये करेक्ट होगा क्योंकि ये सघोष है। ये पूछा है आपसे कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, अ का मतलब नहीं, और व जो है घोष या सघोष ध्वनि है, इसीलिए ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया, बस उसके नंबर को याद रखना। एक अक्षर वाला शब्द छांटना है आपको जिसमें एक अक्षर होगा, ठीक है, जिसमें दो नहीं होंगे, एक ही अक्षर होगा, तो वो कौन सा है? आपके पास है श्वास, कमल, सफलता और पत्थर। तो देखो हमारे पास है कमल, सफलता, पत्थर, एक अक्षर वाला पूछा है, तो एक अक्षर वाला होगा हमारा श्वास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना है, कुछ शब्दों को आपको जो है वो याद भी रखना होता है, अगर भूलते चले गए तो बात नहीं बनेगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन अगेन लिटरेचर से है। निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक पूछा गया है कि कौन है जो निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक है, निर्गुण काव्य धारा को मानते हैं। सूरदास है, कबीर है, धन्ना है, नामदेव है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो कबीर हैं वो निर्गुण काव्य धारा के कवि के रूप में माने जाने जाते हैं, उसके प्रवर्तक हैं। निर्गुण भक्ति में किसी विशेष देवता की पूजा नहीं होती है, इसीलिए बोला गया है निर्गुण काव्य धारा इसे, और इसके प्रवर्तक कौन थे? कबीर थे। ठीक है, तो ये थे हमारे जो 30 क्वेश्चंस हमने जो है वो हिंदी के डिस्कस किए, जो कि आपके जेबीटी टैट में पूछे गए थे नवंबर 2024 के टाइम पे। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो आप लोगों को यहाँ पे एक नंबर दे रही हूँ 7018186561। इस नंबर पर दोस्तों आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, इसके थ्रू आप कोर्स को परचेज कर सकते हो।
अगर आपको नंबर के थ्रू नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वायरीज है, इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, और आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे कोर्स के अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, उसके अलावा पीडीएफ आप लोगों को हर क्लास के बाद मिलने वाली है, और मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। और कंप्लीट कोर्स की फीस जो है वो 3000 रुपीज रहेगी। वन टाइम फीस है, बार बार पे करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी तरीके से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।